हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 7 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, ये लेक्चर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली लेक्चर्स को देखना है, आपके लिए मैंडेटरी है। और जो भी लेक्चर्स के दौरान मैं आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बकायदा प्रूफ के साथ मैं बात करता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रूफ्स वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इवन अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक्स मैंने यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि यहां पर मैं वही टॉपिक्स आपको कवर कराता हूं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और आज की जो टॉपिक्स जो आप कवर करने जा रहे हो वो ये है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये टॉपिक्स जो आज अपन डिस्कस करेंगे, राइट। और यहां पर गाइस अपन सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप को कहीं से भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती अगर आप एक बार लेक्चर को पूरा एंड तक देखते हैं तो, राइट। सभी सोर्सेज से आपको यहाँ पर न्यूज मिल जाएंगी। और इसीलिए तो फुल फ्लैज आपकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है करंट अफेयर्स की, और बाकायदा प्रूफ के साथ कि यहाँ पर जो आपकी तैयारी होती है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। और इसके अलावा गाइज, अगर आपको पेड पैकेज चाहिए तो उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की फीस में आपको डेली लेक्चर जो आप देखते हैं उसकी आपको पीडीएफ दी जाती है, हैंडआउट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। और अभी इवन एक ऑफर भी है, इस ऑफर को आप देख सकते हैं और अवेल कर सकते हैं इस ऑफर को। और कैसे आपको इस पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, राइट। और ये आप फॉलो कीजिएगा, विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको ऐड कर लिया जाएगा। और पेमेंट डिटेल्स जो है वो, जैसे कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी पेमेंट डिटेल्स भी और दी हुई है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, तो वो पूरी फैसिलिटी नीचे दी हुई है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और अगर कुछ चीज समझ में ना आए, पेड पैकेज को ज्वाइन करने में कोई समस्या है, या कुछ भी आपको मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछना है, तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, राइट। तो ये मेरी आईडी है, कमलाक्ष झा के नाम से आप सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा, राइट। और वहां पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल्स अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो अपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दी हुई है। तो चलो, अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइज, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि राम तीर्थम मंदिर कहां पर लोकेटेड है, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कब का ये मंदिर है तो 16वीं सेंचुरी का ये मंदिर है, आपको ध्यान में रखना है, राम तीर्थम मंदिर। तो यहां पर हम लोग को एक कोंदम डा राम स्वामी मंदिर भी देखने को मिलता है। यहां पर भगवान राम की मूर्ति जो है गाइज वो अभी तोड़ दी गई थी किसी के द्वारा, कोई एक अननोन पर्सन है, उसने भगवान राम की मूर्ति तोड़ दी थी और इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में था। और फिर बाद में जाकर यहाँ पर बहुत इशू भी होने लगा, पॉलिटिकल वॉर हम लोग को देखने को मिलने लगा, तो वो इतना आपके लिए काम की चीज नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किसने ये मूर्ति तोड़ी है। अब आप बोलोगे कि सर इतना फेमस मंदिर और यहाँ पर क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, तो देखिए ये वाली जो ओरिजिनल जो मूर्ति है, यानी कि जो मेन जो भगवान की मूर्ति है, उसको नहीं तोड़ा गया। ये चांदी की मूर्ति हम लोग को देखने को मिल रही है, भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है ये चांदी की, इसको नहीं हार्म किया, इसको नहीं तोड़ा है। यहाँ पर एक चोटी पर, हिल पर हम लोग को एक और मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम मैंने भी आपको बताया, तो यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति तोड़ी गई थी। वहां पर कोई सर्विलांस इतना खास था नहीं, सीसीटीवी वगैरह था नहीं, तो इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है कि किसने भगवान राम की मूर्ति तोड़ी है। बट एक्चुअल में ये मेन भगवान की जो मूर्ति है वो नहीं तोड़ी गई है, ये याद रखना थोड़ा सा, और राइट। बट हालांकि इतना ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से। सिविल सर्विसेज में आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये टेंपल कहां पर लोकेटेड है और कब का ये टेंपल है, तो 16वीं शताब्दी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, रामचंद्र स्वामी मंदिर, तो ये कहां पर है, तो ये भी यहीं पर ही आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्राचीन मंदिर है, राइट। और भगवान राम के पवित्र स्थानों में से एक ही हम लोग को राम तीर्थम देखने को मिलता है, और रामचंद्र स्वामी एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हमें यहां पर देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी लिखकर बताना है गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज के नाम, कि गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो नीचे उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। तो देखिए गोदावरी नदी की एक मेन ट्रिब्यूटरी है, एक प्रमुख सहायक नदी है सबरी नदी। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो सबरी नदी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं अपन। तो देखिए सबरी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओडिशा के अंदर हम लोग को जो ईस्टर्न घाट नजर आता है, तो उसी की वेस्टर्न स्लोप से ये ओरिजिनेट होती है। वहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, एक हिल रेंज है जिसका नाम है सिंकारम हिल रेंज। तो देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिंकारम हिल रेंज कहां पर है, तो ओडिशा आप तुरंत ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्योंकि क्या पता आपसे सबरी नदी ना पूछे, ये हिल रेंज पूछ ले, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के बीच में ये अपनी सीमा जो है वो बनाती है, और बाद में गोदावरी नदी के साथ ये मर्ज कर जाती है, राइट। फिर आंध्र प्रदेश में ये प्रवेश करती है, हम लोग को नदी देखने को मिलती है। और इसको ओडिशा में किस नाम से जाना जाता है, कोलाब नदी के नाम से इसको जाना जाता है, सबरी नदी को ओडिशा के अंदर, राइट। और यहां पर एक अपर कोलाब प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखना, अपर कोलाब प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है, तो कोलाब नदी या फिर सबरी नदी, याद रखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है किस पर्पस के लिए, तो देखो इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक डैम बनाया हुआ है, जिस डैम की मदद से यहां पर इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो किया जा रहा है, राइट। तो हाइड्रो पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है यहां पर। तो ये देखा अपन ने सबरी नदी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिलेरू नदी के बारे में भी, क्योंकि सबरी नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है, मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो है सिलेरू नदी, और इसको मचकुंड के रूप में भी जाना जाता है। और ये नदी कहां कहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ये ट्राई जंक्शन जो है वो क्रिएट करती है, ट्राई जंक्शन जो है वो बनाती है सीमा पर, और फिर ये सबरी नदी से मिल जाती है, राइट। और सिलेरू नदी के पास पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, ह्यूज पोटेंशियल है सिलेरू नदी के पास है। और अभी हमने ये सबरी नदी और सिलेरू नदी की बात क्यों करी, तो बताया जा रहा है कि ये जो ट्राई जंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, जहां पर ये दोनों नदियां हम लोग को नजर आती हैं, तो यहां पर मौजूद जो मछुआरे हैं उन्होंने एक अस्थाई घर जो है वो इस नदी की रेत पर बनाया है, यानी कि एक टेम्पररी हट्स वगैरह जो है इन्होंने क्रिएट किए हैं। तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था, बट मेनली आपको सबरी नदी और सिलेरू नदी के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए जो अपन ने अभी डिस्कस करे। गॉट इट। फूड प्रोसेसिंग गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर फूड प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी दी गई थी। क्लियरली मेंशन किया था कि अब हम लोग फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम करेंगे, हम लोग फूड प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके अपनी इनकम जनरेट करेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स में रेडी होने चाहिए। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, एग्जांपल के तौर पर फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है पोटैटो जो है, यानी कि जो रॉ मटेरियल हम लोग को ये पोटैटो देखने को मिल रहा है, तो इसको फिनिश्ड गुड में बनाना। अब पोटैटो से फिनिश्ड गुड कैसे बनेगी, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से। पोटैटो से आपने पोटैटो चिप्स बना दिया, आलू से आलू का चिप्स बना दिया, राइट, ऐसे होता है। टमाटर से आपने टोमेटो सॉस बना दिया। तो ये चीज हम लोग को फूड प्रोसेसिंग में देखने को मिलती है। इस फूड प्रोसेसिंग के फायदा क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग का ये फायदा होता है हमारे जो किसान है उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। कैसे एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, तो जैसे किसान ने आलू उगाया, या छोड़ो टमाटर की बात करते हैं, किसान ने टमाटर उगाया, ठीक है। अब टमाटर उसको जितना बेचना था उसने बेच लिया, अब टमाटर की डिमांड नहीं बची मार्केट में, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी अवेलेबल नहीं है, जैसे सपोज करो, तब क्या होगा, उसका जो टमाटर है वो रखे रखे या तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, या फिर उसका जो टमाटर है उसको कम कीमत में बेचना पड़ेगा मार्केट में। बट वहीं अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी, यूनिट्स होंगी, तो क्या होगा, किसानों के जो बचे हुए जो टमाटर है ना, जो लोग बाग उससे खरीद के नहीं गए, तो वो किसान अपने टमाटर को फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेच सकते हैं, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट उससे वो टमाटर जो है वो खरीद लेंगे, राइट, और उसको वही कीमत दी जाएगी जो मार्केट में रेट चल रहा है। तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली किसान का फायदा हुआ, दूसरा वेस्टेज जो है वो बच गया। तीसरा, अब इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के पास आ जाओ आप। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होगा, हम लोग सामान को जो है वो प्रिजर्व कर देंगे। जैसे कि टमाटर है, टमाटर गाइस कुछ समय के बाद आप रख दो अपने फ्रिज से निकाल कर टमाटर अपने डाइनिंग टेबल पे, कुछ समय बाद देखोगे आपको टमाटर सड़ा हुआ मिलेगा कुछ दिनों के बाद, है कि नहीं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर क्या होगा, जो सामान सड़ जाता वो सड़ के नहीं, मतलब सड़ेगा नहीं, उसको प्रिजर्व कर दिया जाएगा, उसका टोमेटो सॉस बना दिया जाएगा, और ये टोमेटो सॉस हमारी पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन पर्पस के लिए, हम लोगों के उपयोग के लिए, हमारी कंट्री के सिटीजन के उपयोग के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और बचा कुछ जो माल है जो हम लोग उपयोग नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे, उसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उससे हमारी एक्सपोर्ट से भी इनकम जनरेट होगी। तो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जीडीपी को स्ट्रेंथन करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं।
तो ये आपको पॉइंट्स बिल्कुल फिंगर टिप में रेडी होने चाहिए। और जहां पर भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वहां पर कोल्ड चेन फैसिलिटी भी होगी। कोल्ड चेन फैसिलिटी की हमारी कंट्री में आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास उतनी कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं है। मेगा फूड पार्क्स तो हम लोग बना रहे हैं, बट फिर भी हर जगह वो चीज अवेलेबल नहीं है। बट फूड प्रोसेसिंग यूनिट से क्या होगा, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाला जो है, यानी कि जिसकी ये यूनिट है, इंडस्ट्री है, वो क्या करेगा, एक ट्रक भेजेगा। वो ट्रक जो होगा वो कोल्ड चेन स्टोरेज वाला होगा, यानी कि उस ट्रक के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मौजूद होगा। वो जाएगा, किसान से सामान लेकर उस ट्रक में डाल देगा और उस ट्रक से फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक जो है वो सामान ले आएगा और फिर वहां से वो टोमेटो सॉस बन जाएगा, टमाटर, है कि नहीं। तो ये फायदे होते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के, जिस पर हम लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं। और बाकायदा ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 99% चांसेस हैं क्वेश्चन में आने के। फूड प्रोसेसिंग तो अच्छे से आप तैयार करके रखो अपने। तो देखिए, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक न्यूज में आया है। मेघालय के अंदर हमें देखने को मिल रहा है जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है, एक पहला स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, इसको सेटअप किया जा रहा है मेघालय में। तो याद रखना, मेघालय में जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट हमें देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी दो बात करते हैं। तो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट क्यों लाया जा रहा है मेघालय में? तो देखो, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अच्छी क्वालिटी के हम लोग को अदरक देखने को मिलते हैं, जिंजर देखने को मिलते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम लोग को नजर आता है कि वहां पर भी कोल्ड चेन स्टोरेज वगैरह अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से किसानों को कम रेट में ये अदरक वगैरह बेचने पड़ते हैं, उससे अल्टीमेटली वहां के किसानों को नुकसान होता है। तीसरी चीज हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, आज के समय की अगर बात करें, कोरोना वायरस के बाद लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि उनको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। और आप जानते हैं कि अदरक अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टर की क्वालिटी रखता है। तो अब अदरक के पेस्ट वगैरह बनाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें, यानी कि अदरक का पाउडर वगैरह बना दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें अब हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इससे अल्टीमेटली हमारी कंट्री की जीडीपी को भी फायदा होगा, वहां पर मौजूद जो किसान है उनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। और किसानों का टॉपिक भी आज की डेट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आप किसानों से भी इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं कि किसानों की इनकम डबल करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। तो अपने आंसर को आपको कैसे लिखना है वो खुद ब खुद आप डिजाइन करते हो। और ये जो है वो धीरे धीरे करके समय के अनुसार आती है चीजें, जब आप ब्रॉड लेवल से चीजों को समझने की कोशिश करते हो, राइट। क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर एक टॉपिक को आपको दूसरे टॉपिक से लिंक करना है, और तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर चीजों को थोड़ी सी जानने की कोशिश करो, जैसा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, अपन ने अभी बात करते करते पूरा फूड प्रोसेसिंग के आपका मेंस का एक आंसर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रेडी कर दिए। होपफुली शायद आपने नोट डाउन किए होंगे। तो चलो अब मैं आपको ये थ्योरी जो है वो बता देता हूं। तो देखो, मेघालय के अंदर जिला विला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर एक पहला स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग यूनिट जो है, प्लांट जो है वो शुरू हुआ है इस साल के बिगिनिंग में ही, 2021 के ही बिगिनिंग में हम लोग को देखने को मिलेगा। पूरी तरह से ये सेटअप हो जाएगा। इसका काम जो है वो अभी चालू हो चुका है ऑलरेडी। पीपीपी मोड पर इसका काम चल रहा है। हम लोगों ने टेंडर वगैरह दिए थे, टेंडर की प्रोसेस जो है वो शुरू करी थी कि कौन जो है वो प्राइवेट सेक्टर की कौन सी एजेंसी जो है वो इस प्लांट को ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने टेंडर वगैरह जो है वो ओपन किया था। तो टेंडर के थ्रू हम लोग को पार्टीज मिल गई हैं जो काम करेंगी, बट अभी जो है वो इसको सेटअप करने का काम जो है वो अभी चल रहा है। आगे की बात करें, इसमें और क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। देखो, मैंने आपसे क्या बोला था कि यहां पर हम लोग फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हमारी कंट्री में डोमेस्टिक कंजम्पशन को तो फुलफिल करेंगे करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो यहीं पर ही एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क में ही ये सेटअप किया जा रहा है, ये वाला प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जो प्रोसेसिंग जो होगी उससे क्या क्या चीजें बनेगी, इस अदरक से क्या क्या चीजें बनेगी, तो वैक्स्ड जिंजर जो है वो बनेगा, मोम वाले अदरक, अदरक का पेस्ट बनेगा, अदरक का पाउडर बनेगा, अदरक के गच्छे हम लोग को देखने को मिलेंगे, बनेंगे, जिंजर पाउडर, जिंजर फ्लेक्स वगैरह, अदरक, मतलब और भी काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड, अदरक का ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरक का तेल, राइट। तो ये सब चीजें बनेंगी और भी काफी सारी प्रोसेस्ड आइटम्स जो है वो यहाँ पर इस प्लांट में बनाए जाएंगे। और कोविड-19 का मैंने आपको लिंक कर ही दिया कि अभी आज की डेट में लोग अवेयर हो गए, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं, और ये एक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में जाना जाता है अदरक। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये जाना जाता है। अच्छा, और बाकी सारी चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी कवर कराई दी है। नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में लगभग 4,50,000 मेट्रिक टन हाई क्वालिटी जिंजर जो है प्रोड्यूस होते हैं, राइट। बट वहां पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण से किसानों को कम कीमतों में बेचना पड़ता है, तो ये किसानों का लॉस होता है। बट इस प्रोसेसिंग यूनिट के आने से किसानों का लॉस नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको बस एक बेसिक फैक्ट जानकारी होनी चाहिए, और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया, ये क्या है? तो सिंपल सी चीज है, आप ऑलरेडी जानते हैं, इस वाकिफ है कि कोरोना वायरस का भाई हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। यूनाइटेड किंगडम में, स्पेशली लंदन में ये घूम रहा है, काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इसके बारे में अपन ने बात भी करी थी कि एक नया
वेरिएंट कोरोना वायरस का सामने आ गया है। तो इंडिया के अंदर ये कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को मॉनिटर करने के पर्पस के लिए, इसकी निगरानी रखने के पर्पस के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जो कि है इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टिया, INSACOG। तो ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। तो किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR, और CSIR की DBT जो है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसने इसको लॉन्च किया है, राइट, INSACOG को। और किसके बारे में ये पता लगाएगा कि कितनी तेजी से हमारी कंट्री के अंदर SARS-CoV-2 जो है वो फैल रहा है, उसको मॉनिटर करेगा, उसके स्टेटस के बारे में जानकारी देगा, उसकी स्थिति के बारे में पता लगाएगा और जानकारी देगा, राइट। और फ्यूचर में भी वैक्सीन बनाने में ये मदद करने वाला है। और क्योंकि इसका मेन फोकस ये होता है कि वायरस जो है वो किस प्रकार से वायरस का जो है वो म्यूटेशन और कितनी तेजी से वायरस जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसका बेसिकली ये पता लगाएगा, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन जीनोमिक वेरिएंट जो है वायरस के जो होते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए ये कंसोर्टिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसकी आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट हम लोग को यूके में देखने को मिला, लंदन में स्पेशली, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं। और ये वाला जो नया वेरिएंट है ये काफी तेजी से फैलता है, यानी कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है, यानी कि फैलने की जो इसकी क्षमता होती है, वो 70% हम लोग को देखने को मिलती है। पिछले वायरस के मुकाबले काफी तेजी से फैलने वाला ये नया वेरिएंट हम लोग को कोरोना वायरस का देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल सा फैक्ट है जिसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। गॉट इट? काला अजहर या फिर विसरल लेशमेनियासिस, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये टॉपिक न्यूज में क्यों था वो थोड़ी देर से अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं काला अजहर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो काला अजहर ये एक बीमारी है। किसके कारण ये बीमारी होती है? एक पैरासाइट के कारण। वो पैरासाइट का नाम क्या है? लेशमेनिया पैरासाइट। और विसरल लेशमेनियासिस या फिर काला अजहर ये जो बीमारी है किससे फैलती है? तो एक मक्खी के काटने से ये फैलती है, सैंड फ्लाई के बाइट के कारण ये फैलती है। और जिसको भी ये वाली बीमारी होती है तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो। तो लिवर और बोन मैरो के बारे में आप जानते होंगे, बट स्प्लीन क्या होता है? तो पेट के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये इस प्रकार का, ये स्प्लीन हम लोग को नजर आता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्गन को ये डैमेज करती है ये बीमारी, राइट, काला अजहर। कुछ लोगों में सिम्टम्स बिल्कुल दिखाई नहीं देते, ना के बराबर सिम्टम्स कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं, बट कुछ लोगों में इसके कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे कि बुखार आना, एकदम से वेट कम हो जाना, स्प्लीन या फिर लिवर में स्वेलिंग हो जाना, राइट। इसकी दवाइयां हैं इस पैरासाइट को मारने की, बट अगर जो लोग अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर नहीं करा पाते या जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो उनके लिए काफी खतरनाक हो जाती है बीमारी, इवन मौत तक हो जाती है। तो उसके फर्टालिटी रेट भी काफी हाई है अगर टाइम पर मरीज का इलाज ना किया जाए तो, राइट। और बताया जाता है कि काला अजहर मलेरिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पैरासिटिक किलर बीमारी हम लोग को देखने को मिलती है। पैरासाइट के कारण जो मलेरिया के बाद जिन लोगों की जो मौत होती है, यानी कि पैरासाइट के कारण जो लोग मर जाते हैं, राइट, डेथ जिन लोग की हो जाती है, तो दूसरे नंबर पर काला अजहर के कारण हम लोग को ये डेथ देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और रोगियों का इलाज नहीं हुआ तो 95% तक ये जो बीमारी है वो घातक हो सकती है। इसके फैटेलिटी रेट 95% तक हम लोग को नजर आते हैं। और 20% तक जो भी पेशेंट है जिनका सही इलाज ऑलरेडी हो गया है, वो ठीक हो गए हैं, बट बाद में उनको पोस्ट काला अजहर डर्मल लेशमेनियासिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, उनकी स्किन पर घाव बनते हैं और वो जो घाव होता है उसके कारण दूसरे लोगों को ये बीमारी होने लगती है, काला अजहर। तो वो जो घाव जो होता है ना, उसके कारण जिस भी इंडिविजुअल को ये डिजीज होती है, पेशेंट को ये डिजीज होती है, बाद में वो हालांकि ठीक हो गए, बट उनके घाव के कारण ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है, उसका ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये भी एक स्थिति हम लोग को नजर आती है सही होने के बाद भी। तो सोच सकते हैं आप कितनी खतरनाक ये डिजीज है। अब इसमें आपको क्या समझ में आया कि किन लोग ज्यादातर इस डिजीज के शिकार होते हैं? क्या चीज समझ में आ रही है आपको? ये ज्यादातर वो लोग जो अनहाइजेनिक कंडीशन पे रहते हैं, जैसे कि गरीब लोग वगैरह जो होते हैं, वो इसके शिकार ज्यादातर बनते हैं, राइट। हम लोग को नजर आता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर होम वगैरह नहीं होता, राइट, खुद का पक्का घर नहीं होता। और दूसरी बात, जहां पर वो रहते हैं स्लम एरियाज वगैरह पर टाइम टाइम पर जो है वो सैनिटाइजेशन नहीं होता, स्प्रेइंग वगैरह नहीं होती, राइट। म्युनिसिपैलिटी स्प्रे वगैरह वहां पर टाइम टू टाइम जो है वो करती नहीं। तो ये भी एक इशू हम लोग को नजर आता है। और क्योंकि प्रॉब्लम भी है ना कि वो जिस बस्ती वगैरह में रहते हैं वहां पर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी जो है वो ले जाना मुश्किल होता है, वहां पर बड़ी मुश्किल से ही टू व्हीलर्स वगैरह जाती है, राइट। हालांकि म्युनिसिपैलिटीज के लोग वहां पर जाते हैं, जैसे कि पीछे बैग में रख कर, यानी कि स्प्रेइंग मटेरियल वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, तो वो रख कर जाते हैं, बट बावजूद उसके भी जो है वो उतना नहीं हो पाता, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को नजर आता है। तो कुल मिलाकर
अनहाइजेनिक क्षेत्र में रहने वाले लोग इसके ज्यादातर शिकार बनते हैं, जैसे कि गरीब लोग। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को इससे समझ में आई। तो ये फैक्ट आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करो तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना जरूरी है, राइट। तो अब यहां पर अपन न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, तो उन्होंने हाल ही में 4 राज्य जो हैं, 4 स्टेट्स जो हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो यहां पर काला अजहर के स्टेटस को रिव्यू किया है इन्होंने। और यहां पर बताया कि जो दूसरे स्टेट्स हम लोग को और भी देखने को मिलते हैं, जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, यहां पर भी काला अजहर के केसेस सामने आए हैं, राइट। तो इसके बारे में यहां पर जानकारी हमें देखने को मिली है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे जो समाज के जो निचले सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो लोग हमें देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, राइट। और जिनके घरों में अक्सर छिड़काव वगैरह जो है वो नहीं होता, राइट, स्प्रेड वगैरह जो है उनके घर पर नहीं होता, तो उसके कारण से उनको तकलीफ होती है ये वाली। और इसके अलावा गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है वो अंडरलाइन करी है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को मार्क किया है कि अगर जिसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो काला अजहर बीमारी जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो सकती है। तो क्या क्या ऐसा करना चाहिए, तो देखो ये बीमारी जो है वो किनको ज्यादातर होती है, गरीबों को ज्यादातर होती है। तो टारगेटेड पॉपुलेशन जो है वो कौन है, पुअर पीपल है, या फिर ऐसे लोग जो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं या स्लम एरियाज पे जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स, पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। तो ये चीज यहां पर पहले बताई गई है। दूसरी चीज बताई गई कि पोषण अभियान के तहत काला अजहर का एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो लाना चाहिए, जैसे कि और बेटर तरीके से काला अजहर को एलिमिनेट करने की प्रैक्टिस जो है वो हमारी कंट्री में शुरू हो जाए। आपके लिए एक टास्क है और एक होमवर्क भी है, लिखो कहीं पर फटाक से, पोषण अभियान के बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। दो बेसिकली लाइन पोषण अभियान के बारे में लिखकर बताइए कि अभियान क्या है और किससे एसोसिएटेड है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। आगे की बात करें, दूसरा आपका टास्क है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में आपको पढ़ना है। अभी मेरे ख्याल से शायद 2-3 हफ्ते पहले ही अपन ने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया है, राइट। तो इस स्कीम के तहत जो है वो बेटर हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, राइट। अफोर्डेबल रेट्स में गरीबों को जो हाउसिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, खुद का घर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा, लोगों का खुद का घर होगा तो वो स्लम्स वगैरह में नहीं रहेंगे, और जहां पर खुद का घर होगा तो वहां पर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट वगैरह होगा, तो इस प्रकार की अनहाइजेनिक कंडीशन वहां पर डेवलप नहीं होगी। तो ये वाली चीज है। और जो स्टेट की जो स्कीम्स हैं उसको भी जो है वो सामने लेकर आना है, जो कि हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो उसको भी, उसमें भी लोगों को इन्वॉल्व करना है। साथ ही साथ जो रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज में मौजूद जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करवाना है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ और पंचायती राज फंक्शनरीज के साथ एंगेज करते हुए उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट में और सोशल एम्पावरमेंट में, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग बाग जो है वो हाइजेनिक जगह पर रहें, जिसके चलते उनको या फिर उनके बच्चों को ये बीमारी ना हो। तो इस पर बेसिकली मेनली फोकस किया जाता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसमें स्पेशली आपको काला अजहर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, और हालांकि कैसे इस डिजीज को एलिमिनेट करना है उसके बारे में 3-4 पॉइंट बस आप याद रखो मेंस पर्सपेक्टिव से, राइट। और आपके लिए आज दो टास्क है अभी जो मैंने अभी तक आपको होमवर्क दिया, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस, इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $10 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के पर्पस के लिए ये लोन एग्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो सिर्फ सिंपल सा इतना फैक्ट आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, इससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, फिर भी बता देता हूं, हालांकि इतना ज्यादा काम की चीज नहीं है ये, ठीक है। तो देखो, ये प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग हम लोग को $10 मिलियन की देखने को मिल रही है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने ऑलरेडी अभी प्रोजेक्ट है या फिर कोई स्कीम लाई जा रही है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने से रिलेटेड, तो वहां पर ये फाइनेंसिंग की जाएगी, जिससे कि जो भी उस पर्टिकुलर स्कीम का या उस प्रोजेक्ट का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द फिनिश हो सके, अचीव हो सके, जिससे कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हो हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस पर मेनली फोकस किया गया। और इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के सदर्न एरिया पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होगा, कि हॉर्टिकल्चर में ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल का कल्टीवेशन होगा। यहाँ पर टारगेट हिमाचल प्रदेश के सदर्न क्षेत्र पर को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सदर्न एरिया पर पानी की थोड़ी सी समस्या है। वहां पर पेरिनियल वाटर सोर्सेज नहीं है, यानी कि हमेशा 12 महीनों तक वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक इशू है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो जंगली जानवर वगैरह जो है वो अतिक्रमण कर लेते हैं वहां पर, तो जिसके कारण से फसलों को नुकसान होता है। तो ये एक इशू है, राइट। तीसरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर हाई वैल्यू मार्केट अवेलेबल नहीं है, यानी कि वहां के किसानों को ऐसा मार्केट नहीं मिल पाता है जहां पर उनको उनके प्रोड्यूस की अच्छी वैल्यू जो है वो मिल सके, उनके प्रोड्यूस का रिटर्न उनको अच्छा मिल सके, तो वो चीज वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर
जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, वो किस में मदद करेंगे, इन्हीं सब चीजों को में मदद करेंगे। जैसे कि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कुछ चीज व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी वहां पर मौजूद रहे, वहां पर अच्छा मार्केट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे अच्छा मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पर कुछ सुविधा ऐसी प्रोवाइड की जाएगी कि किसानों के जो प्रोड्यूस है उसको दूर तक ले जाया जा सके, जहां पर एक अच्छा मार्केट है, जिसके चलते किसानों को रिटर्न मिल सके। हो सकता है हम वहां पर मेगा पार्क्स वगैरह जो है वो बनाए जा सके, मेगा फूड पार्क वगैरह। हो सकता है वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यूनिट जो है वो सेटअप की जाए। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में लाए जाएंगे, और उन प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं अपना, तो उनको जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट्स अपने टारगेट्स को अचीव कर लें, और जो भी उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराना है किसानों को, तो वो जल्दी से जल्दी किसानों को मिल सके, इसलिए ये पैसा जो है वो उसमें लगाया जाएगा, ये राइट, जो एडीबी से हम लोग ले रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया जाएगा, तो इस पर भी फोकस किया गया है। तो ये सब चीजें हैं बेसिक सा फैक्ट, बट आपको सिर्फ ये वाली लाइन थोड़ी सी ज्यादा पता होनी चाहिए। ये प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब काम की बात करते हैं एडीबी। हालांकि एडीबी के बारे में कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बैंक जो है वो किसके लिए काम करता है, एशिया के लिए। एशिया के अंदर डेवलपमेंट हो उसके लिए काम करता है ये बैंक, राइट। और रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट यानी कि एशिया क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बैंक काम करता है, वही सेम चीज मैंने आपको बताई। 19 दिसंबर 1966 को ये बैंक स्थापित हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को फिलीपींस में देखने को मिलता है। ये क्या प्रमोट करता है, एशिया के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, सामाजिक और आर्थिक विकास पर फोकस करता है, बढ़ावा देता है एशिया के अंदर। इसके अलावा जैसा वर्ल्ड बैंक का मॉडल है उसी के ऊपर आधारित ये बेस्ड है। वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या होता है कि जो भी कंट्री वर्ल्ड बैंक के अंदर अपना कैपिटल सब्सक्रिप्शन देती है, यानी कि अपना पैसा लगाती है वर्ल्ड बैंक के अंदर, तो उस कंट्री के पास जो है वो ज्यादा शेयर होता है वर्ल्ड बैंक के कोई भी डिसीजन की वोटिंग में, राइट। तो ऐसी चीज हमें देखने को होती है। सेम ऐसा ही इसका भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कि इस बैंक में जिस भी कंट्री का ज्यादा पैसा होगा उस कंट्री के पास राइट्स होंगे, उस कंट्री के पास जो है वो इस बैंक के ज्यादा शेयर्स होंगे, राइट। यानी कि वोटिंग पावर उस कंट्री के पास ज्यादा होगी जिस कंट्री ने इस बैंक में ज्यादा पैसा लगाया, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम चलता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के अंदर, यानी कि ये जो आंकड़ा है ये 31 दिसंबर 2018 तक का है, तो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बैंक के अंदर 15.571% के शेयर हासिल किए हैं, सबसे ज्यादा जो है ये दोनों कंट्री। दूसरे नंबर पर चाइना आती है 6.429% के साथ, फिर इंडिया आती है 6.317% के साथ, और फिर आती है ऑस्ट्रेलिया 5.773% के साथ। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट है एडीबी से रिलेटेड, जिसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गॉट इट। अब देखिए एक और चीज एडीबी से रिलेटेड सामने आई है, आसाम। अब यहां पर आपको याद रखना है, इंडिया ने $231 मिलियन का लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है एडीबी के साथ। किस पर्पस के लिए, पावर जनरेशन कैपेसिटी को एनहेंस करने के पर्पस के लिए आसाम के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रीलिम्स में आ सकती है डायरेक्टली, राइट। तो इसकी बात करें तो 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इस लोन के थ्रू आसाम के अंदर। और ये तीसरी किस्त हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलरेडी 2014 में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का बोर्ड है, उसने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था आसाम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया था। तो उसकी ये तीसरी किस्त है। तो ये जो है वो कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, पुराने एग्रीमेंट का ही हिस्सा है, बट अभी इसकी तीसरा पेमेंट जो है वो आया है, राइट, या फिर तीसरा सपोर्ट जो है वो यहां पर हमें देखने को मिला है। तो ये यहां पर क्या करेंगे गाइस, तो एक तो ये ना ही सिर्फ बेसिकली फोकस कर रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बल्कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेसिकली फोकस कर रहे हैं, यानी कि क्लीन और ग्रीन और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को इंक्रीज करने पर फोकस कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आसाम में एक नदी है कोपिली नदी, कभी कभी शायद डायरेक्टली आपसे ये वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये फलाना नदी कहां पर है, तो आसाम ध्यान में रखना, कोपिली नदी। तो कोपिली नदी के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, राइट, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये चीज हमें बताई जा रही है। और यहां पर बताया जा रहा है कि क्लीन एनर्जी जो है वो 469 गीगावाट आर की जो है वो प्रोवाइड की जाएगी 2025 तक। हर साल 3,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर भी कंट्रोल करने पर ये प्रोजेक्ट फोकस कर रहा है। तो इसके प्रोजेक्ट के काफी सारे बेसिकली एडवांटेजेस हम लोग को नजर आते हैं, राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट हो रहा है तो उस पर काम चल रहा है, तो लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेगी, है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और इसके अलावा यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जापान ने भी फंड दिया था, जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन का 2 मिलियन का ग्रांट जो है वो जापान की तरफ से आया था, $2 मिलियन का, जो कि इसी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। और इस प्रोजेक्ट में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह की आवश्यकता होती है, कंसल्टिंग सर्विसेज
परामर्श सेवाओं की जो आवश्यकता होती है वो इस 2 मिलियन यूएस डॉलर से जो है वो की जाती है फुलफिल। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक सा फैक्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। गाइस, हाल ही में किस पर्टिकुलर कंट्री ने टैम्पून टैक्स को एबॉलिश किया है? तो यूनाइटेड किंगडम आपको ध्यान में रखना है। टैम्पून क्या होता है? जैसे कि सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही एक टैम्पून होता है। बट यूनाइटेड किंगडम ने सिर्फ टैम्पून के ऊपर जो है वो ये टैक्स समाप्त नहीं किया है। जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया, उनके ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सभी सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो अब यहां पर आप लोग को किस पर फोकस करना है? यहां पर आपको फोकस करना है कि अभी हाल ही में हुआ क्या है ऐसा जिसके चलते यूके ने ये टैम्पून टैक्स जो है वो अबॉलिश कर दिया। तो देखो, हाल ही में यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया है यूके ने। ब्रेग्जिट हम लोग बोलते हैं ना, ब्रिटिश एग्जिट या ब्रिटेन एग्जिट, कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया है, राइट? हट गया है, अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो ब्रिटेन जो है या फिर यूनाइटेड किंगडम जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो बना सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर अभी तक एट प्रेजेंट तक जो सैनिटरी जो पैड्स होते हैं, नैपकिन वगैरह जो होती है, उनके ऊपर टैक्स लगता है सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और सबसे लोएस्ट जो स्लॉट है वो 5% का टैक्स लगता है, राइट? वैसे और भी स्लॉट्स हैं अलग अलग, बट लोएस्ट स्लॉट जो है वो 5% का हमें देखने को मिलता है, जो कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये टैक्स पे करना होता है। बट यूके ने इंडिपेंडेंटली अब डिसीजन ले लिया, क्योंकि यूके अब इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है, क्योंकि अब वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो उसने न्यू ईयर की शुरुआत कुछ इसी प्रकार से करी कि उसने टैम्पून टैक्स जो है वो अबॉलिश कर दिया, रद्द कर दिया, हटा दिया। यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर अब यूके में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये काफी शानदार चीज यूके की तरफ से हमें देखने को मिली। और आपको ये यूरोपियन यूनियन या ब्रेक्जिट वाला संबंध पता होना चाहिए कि अब यूरोपियन यूनियन जो कि 28 मेंबर्स की बॉडी हुआ करती थी, ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, अब वो 27 मेंबर्स की बच गई है, क्योंकि यूके ने उसको एग्जिट कर दिया है, राइट? तो ये चीज है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में प्रोसेस चल रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन में हर जगह पर, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो आज की डेट में 27 कंट्रीज है, तो वहां पर भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये चीज चल रही है, प्रोसेस जो है वो उसने शुरू कर दी है, बट अभी भी मेंबर कंट्रीज को उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, बाकी है, राइट? तो यूरोपियन यूनियन ने हालांकि प्रोसेस शुरू कर दी है सैनिटरी नैपकिन को टैक्स फ्री करने की या सैनिटरी प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री करने की, बट अभी हुआ नहीं है ये पूरी तरह से, क्योंकि सभी मेंबर्स ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और कितने रुपए सस्ता होगा ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो सब याद रखने की आवश्यकता नहीं, वो अपने लिए काम की चीज नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर सैनिटरी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी टैक्स फ्री हैं? तो इंडिया इज वन ऑफ देम। याद रखना आप लोगों की इंडिया जो है यहाँ पर सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है वो टैक्स फ्री हम लोग को नजर आते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और उसमें अब ये यूके भी शामिल हो गई है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखें। गाइस, इंडिया के अंदर पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन कोरोना वायरस के जो अगेंस्ट हम लोग को नजर आ रही है वो है ज़ायकोव-डी। ज़ायकोव-डी के नाम से ये जानी जा रही है, ठीक है? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। इंडिया में बनाई गई ये वैक्सीन है, राइट? और इस वैक्सीन को जो है वो अभी रिसेंटली अप्रूव किया है डीसीजीआई ने, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए। इसको नेशनल बायोफार्मा मिशन का सपोर्ट है, और ये बेराक और डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंडर हमें देखने को मिल रही है। जाइडस कैडिला ने ऑलरेडी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल कंडक्ट किए हैं। 1000 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये वैक्सीन दी गई थी, और बताया गया है कुछ इंटरिम डेटा के आधार पर कि वैक्सीन जो है वो काफी सेफ है और इम्यूनोजेनिक है, राइट? और जब इसके 3 डोसेज जो दिए गए थे और उसकी जब जांच पूरी हुई, मॉनिटर किया गया, तो ठीक सेफ जो है ये नजर आई। और अब इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में 26,000 इंडियन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ट्रायल जो है ये कंडक्ट होगा, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, बट ये नाम जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? ज़ायकोव-डी। तो ये वैक्सीन हम लोग को देखने को मिलती है जिसको इंडिया में बनाया गया है। गाइस, मेट्रोलॉजी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। सिंपल सा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेट्रोलॉजी होती क्या है, राइट? तो देखिए, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है, होपफुली आपने सही लिखा होगा, कि स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की स्टडी कंडक्ट करना, तो उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का भी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया है 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, राइट? और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? CSIR की NPL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा, जो न्यू दिल्ली में है, ऑर्गेनाइज किया गया है इस कॉन्क्लेव को। इसकी थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी।
और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी लॉन्च किया गया है और फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का। तो तीनों के बारे में भी और बात करते हैं। जैसे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो है उसने एक्यूरेट 2.8 नैनो सेकेंड से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बताया है, जनरेट किया है। हम जो टाइम देखते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको एक्यूरेसी के साथ 2.8 नैनो सेकेंड के साथ जनरेट किया। और भारतीय निर्देशक द्रव्य की अगर बात करें तो ये सपोर्ट करती है टेस्टिंग और कैलिब्रेशन को लेबोरेटरीज के, जिससे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस कर सकें, यानी कि हमारी लैब्स के अंदर भी प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए किसी भी पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी जो है उसको चेक किया जा सके, राइट। आगे की बात करें नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की, तो ये सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर जो है वो प्रोवाइड कराएगी और साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिसके थ्रू मॉनिटर किया जाता है एयर क्वालिटी का, तो उसको भी जो है ये देखेगी, उसका भी ये सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके बारे में आपको एक बेसिक सा आइडिया जानकारी होनी चाहिए। गाइस, हम लोगों ने इंडिया के अंदर एक ब्रिजिंग सिस्टम तैयार किया है, तो इंडिजीनियस मेड ब्रिजिंग सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है और इंडियन आर्मी में इस ब्रिजिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। देखो आप, कितनी शानदार चीज है ये ट्रक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का 10 मीटर का ब्रिज जो है वो बना सकता है। तो हमारी इंडियन आर्मी काफी सारी ऐसी लोकेशन पर जाती है जहां पर समस्या आती है कुछ किसी एरिया को क्रॉस करने में, राइट। जैसे कि ब्रिज की आवश्यकता होती है जहां पर ब्रिज वगैरह अवेलेबल नहीं है और एक एरिया को क्रॉस करना है या फिर कोई नदी को क्रॉस करना है, तो उस बीच ये जो ट्रक है वो मदद करेगा। देखो कितनी शानदार चीज जो है वो हमारी डीआरडीओ ने एक प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ क्लोज कोलैबोरेशन के थ्रू साथ में मिलकर जो है वो 3 सेट्स तैयार किए हैं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस के। तो हमारी इंडियन आर्मी की मोबिलिटी में ये काफी मदद करेगी, यानी कि उनके मूवमेंट में काफी मदद करेगी। कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तक पहुंचना है और वहां पर अगर ब्रिज की आवश्यकता हो तो आर्मी को काफी टाइम लगता है पूरा ब्रिज वगैरह बनाने में या एरिया को क्रॉस करने में। अब टाइम नहीं लगेगा, तुरंत जो है ये ट्रक जो है वो काम कर जाएगा। तो ये बहुत शानदार चीज हमें देखने को मिल रही है, इंडिया के अंदर बनाई गई है। हमें फॉरेन इस प्रकार की ब्रिजेस वगैरह जो है, यानी शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस जो है जो फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, तो उसके ऊपर अब डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं, हम खुद बना सकते हैं। तो हम लोग सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को आत्मनिर्भर के साथ भी लिंक कर सकते हो और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में ही बनाई गई ये हम लोग को ट्रक देखने को मिल रहा है, राइट, या टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो। तो ये काफी शानदार चीज जो है वो हमें नजर पाउडर को एक्सपोर्ट करना जो है वो शुरू कर दिया है। एक्चुअली इंटरनेशनली काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी मोरिंगा पाउडर की, तो हम लोगों ने मोरिंगा पाउडर के एक्सपोर्ट करने को शुरू कर दिया, क्योंकि मोरिंगा पाउडर जो है ना उसकी काफी डिमांड है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के कारण, क्योंकि हेल्थ के लिए काफी अच्छा जो है वो माना जाता है। इवन काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी अलग अलग तरीके जो है वो निकाल रहे हैं कि कैसे जो है वो इसकी और भी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सके और उसको उपयोग में लाया जा सके, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इवन फूड फोर्टिफिकेशन के लिए भी मोरिंगा का कैसे इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस ये हम लोग को देखने को मिलता है मोरिंगा पाउडर, राइट, या मोरिंगा। तो इसकी अपन बात करेंगे तो इंडिया जो है वो मोरिंगा को प्रमोट कर रही है। इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है मोरिंगा ओलिफेरा, APEDA। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है APEDA के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म पहले तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। और APEDA के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं, तो इसके बारे में डिटेल में आप पढ़िएगा, ठीक है। APEDA के बारे में प्रीवियस क्लासेस आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो APEDA की मदद से जो है वो इंडिया सपोर्ट कर रही है कि प्राइवेट एंटिटीज जो है, प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो है वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर सके, जिसके चलते हम लोग मोरिंगा को प्रमोट कर सकें। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो है वो लाई जा सके मोरिंगा के लिए, तो मोरिंगा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लाई जा सके, तो इस पर फोकस किया जा रहा है। और APEDA जो है वो एक्सपोर्ट करवाएगी और अगले कुछ सालों में जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट जो है वो इसका मोरिंगा का बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली फार्मर्स को इसका फायदा मिलेगा, राइट। तो ये चीज आप बताइए यार, मोरिंगा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जाने तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलती है। काफी सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं मोरिंगा के, पूरे दुनिया भर में डिमांड काफी ज्यादा है मोरिंगा प्रोडक्ट की। जैसे कि मोरिंगा लीफ पाउडर की डिमांड है, मोरिंगा ऑयल की डिमांड है, राइट। और इसके अलावा काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने भी आपको बताया कि वो अलग अलग तरीके जो है वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे मोरिंगा का उपयोग किया जा सके फूड फोर्टिफिकेशन में और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पर्पस के लिए, राइट। और मोरिंगा की काफी सारी स्पीसीज पूरे दुनिया भर में हम लोगों को देखने को मिलती है और काफी सारे लोग इसका
इस्तेमाल करते हैं, इसका यूसेज भी काफी ज्यादा है इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के कारण। तो ये बस बेसिक सी चीज है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी इंडियन नेवी के लिए 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो डेवलप करेगी और इंडिया मेड ये सिस्टम्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। अब इस सिस्टम्स का क्या काम होगा, देखो इस प्रकार का ये सिस्टम दिखाई देगा। इसका काम ये होगा कि हमारे जो शिप्स वगैरह होते हैं तो उसमें मौजूद जो वेपन्स होते हैं, जैसे नेवल फायर गन हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक नेवल फायर गन कंट्रोल सिस्टम है, राइट, लिनक्स U2 GFCS। तो ये क्या करता है, हमारी जो गन्स वगैरह होती हैं और तो उसको ये लॉक करता है टारगेट से, यानी कि सामने जो टारगेट है और जहां पर टारगेट को पर अटैक करना है तो उस टारगेट पर गन को लॉक कर देता है, जिससे कि एक्यूरेटली उसी टारगेट पर जो है वो हमारा जो भी गन जो फायर हो तो उस टारगेट पर जाकर लगे। तो ये सिस्टम इस पर काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, BEL के साथ जो है वो साइन किया है और हम लोग 10 ऐसे लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम हमारी इंडियन नेवी के लिए खरीद रहे हैं, राइट। इसको डिजाइन और डेवलप किया है BEL के द्वारा, इंडिया मेड हम लोग को देखने को मिल रही है। आत्मनिर्भर भारत विजन के अंडर ही ये बताई जा रही है लिनक्स सिस्टम, क्योंकि इंडिया में ही ये बनाई जा रही है और हम लोग को आत्मनिर्भर बना रहा है ये सिस्टम, कि हमारे पास ये खुद का एक सिस्टम है जो कि हमारे जो टारगेट्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि हमारी इंडियन नेवी को कहीं पर अटैक करना है, किसी टारगेट पर अटैक करना है, तो टारगेट को लॉक करने का ये सिस्टम काम करेगा, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ट्रैक करने का काम करेगा, एंगेज करेगा टारगेट के साथ। और इसमें बताया जा रहा है कि टारगेटेड डेटा भी जनरेट करेगा जब भी अगर आवश्यकता होगी, तो जैसे इमेजेस वगैरह हो गई और काफी कुछ चीजें उसकी, राइट। तो बेसिकली जो भी एमिंग पॉइंट होता है हमारे वेपन का, तो उसको ये प्रिडिक्ट करेगा और उसको लॉक कर देगा और एक्यूरेटली वहीं पर ही हमारा जाकर जो एम जो है वो लगना चाहिए, जिस भी टारगेट को हम लोग लॉक करेंगे तो इस पर ये काम करेगा, राइट। तो काफी शानदार चीज है ये। इसमें कैमरास वगैरह भी हैं, सेंसर्स वगैरह भी हैं काफी सारे। उतना डिटेल में आपको R&D करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल सी चीज इसके बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि लिनक्स U2 फायर कंट्रोल अगर आता है, देखो फायर कंट्रोल है तो उसमें क्या पता है यहाँ पर लिख दिया जाए कि आग बुझाने का काम करेगा, बट ये फायर जो है वो गन की बात हो रही है, गन की फायरिंग होती है ना, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही थी। ऐसी चीजें भी पता क्या होता है कि कभी कभी रख दी जाती है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में, कि जिस भी स्टूडेंट ने तैयारी प्रॉपरली की होगी तो वही इसका आंसर जो है वो लगा पाएंगे, जिसने तैयारी नहीं करी है, तुक्काबाजी कर रहे हैं, वो फायर के नाम पर जो है वो आग जलने वाली वो चीज कर देंगे, राइट। फायर कंट्रोल सिस्टम तो फॉरेस्ट में आग कंट्रोल करने का ये सिस्टम है, ऐसा अगर ऑप्शन आ जाए तो, राइट, जिसने पढ़ा हुआ ध्यान से वही इसका करेक्टली मार्क करेंगे। तो इंडियन नेवी के अंदर फायर कंट्रोल सिस्टम, यानी कि हम जिस जगह पर भी अटैक करते हैं, शूट करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो वो जो एम है वो एग्जैक्टली वहीं पर ही जाकर जो है वो लगे, तो उस पर ये काम करता है ये फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हमें नजर आती है। तो हमारी मीडियम और शॉर्ट रेंज गन जो हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे रशियन AK-176, A-190, AK-630, SRGM, जो कि हमारी शिप्स वगैरह में लगाई गई होती हैं, तो उसमें ये काम करेगा। और जो सिस्टम्स है वो इंस्टॉल किया जाएगा कौन सी शिप में, तेज क्लास की जो शिप होती है, और इसके अलावा तलवार और NOPV, तो इसमें जो है ये इंस्टॉल किया जाएगा। और सिस्टम जो है वो ट्रैक करेगा, मतलब इसमें रडार होगा, सर्वो और वेपन कंट्रोल मॉड्यूल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने भी आपको थोड़ा समझाया था अभी। और इंडिया मेड ये सिस्टम है, इंडिजीनियसली मेड है, ये इंडिया में ही बनाया गया है और एक्सीलेंट प्रोडक्ट सपोर्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम की गारंटी देता है, यानी जब तक ये सिस्टम रहेगा और ऑपरेट करते रहेंगे उसको, तब तक जो है ये प्रॉपरली टारगेट्स के साथ एंगेज करेगा। तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी एक आपको बेसिक जानकारी है। गाइस अगेन एक और कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बात हो रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में और इंडियन नेवी के बीच में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो इंडियन नेवी को 20 लेजर डैजलर्स प्रोवाइड कराएगी। तो ये लेजर डैजलर्स है क्या, देखो इस प्रकार का ये दिखाई देगा, ये लेजर आपको दिख रही है, ये बेसिकली सामने आने वाला जो व्हीकल होगा या इवन एयरक्राफ्ट होगा उसको ब्लाइंड कर देगी टेम्पररी, उसके सेंसर्स वगैरह जो है वो ऑपरेट करना बंद कर जाएंगे टेम्पररी पीरियड के लिए, जैसे उसके ऊपर लेजर पड़ेगा। तो ऐसा होता नहीं कि सामने से अगर कोई अननोन जो है वो व्हीकल आ रहा है या एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उसको बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए उसके ऊपर जो है वो ये लेजर मारी जाती है, जिससे कि वो डाइवर्ट हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और उसको सामने विजन जो है वो उसको दिखाई ना दे, उसको वो ब्लाइंड हो जाए बेसिकली उसका विजन कुछ समय के लिए, जिससे कि वो टर्न बैक कर जाए, जिससे कि आ नहीं पाए इंडियन नेवी के पास। तो इंडियन नेवी की जैसे कि कोई दुश्मन एनिमी वगैरह आ रहा है इंडियन नेवी की तरफ, या कोई अननोन शिप वगैरह आ रही है, वार्निंग देने के बावजूद वो रोक नहीं रही है, तो उसको बेसिकली ब्लाइंड करने के लिए ऐसी चीज, या फिर जैसे कि उसके ऊपर अटैक करना है तो वो जो है वो चौकन्ना ना रहे उसको ऑपरेट करने वाला इंसान, तो इसलिए उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है, राइट, कि उसके पास अटैक अगर कहीं से आ रहा हो तो उसको ब्लाइंड कर दिया, जैसे कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, वो समझ ना पाए और वो
जो है वो उसकी चपेट में चले जाए, मिसाइल की या जो भी हम लोग इसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं उसकी। तो ये चीज हम लोग की इंडियन नेवी के लिए जो है वो लाई गई है। इवन एयरक्राफ्ट को भी ये ब्लाइंड करने की क्षमता रखती है, और इसको हाथों से ऑपरेट किया जा सकता है इवन, यानी कि इसको शोल्डर में रखकर ऑपरेट किया जा सकता है, निकालकर शोल्डर में रखकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो पोर्टेबल है, ये ले जाया जा सकता है इधर उधर। तो ये चीज बताई जा रही है। तो बीईएल ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट 20 ऐसे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर, तो ये इसका फुल फॉर्म है लेजर डैजलर का। तो ये जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और इसको डेवलप डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और लेजर डैजलर जो है वो वार्निंग देने का काम करती है, स्टॉप करने का काम करती है, जो भी सस्पिशियस व्हीकल्स होते हैं, बोट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होती है, यूएवी होती है, या फिर पायरेट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, डकैत वगैरह, राइट, समुद्र के। तो वो होते हैं, तो वो अगर आ रहे होते हैं इंडियन नेवी के पास, तो वो उनको ब्लाइंड करने का काम करती है, डाइवर्ट करने का काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया। और डे और नाइट दोनों में ही ये प्रॉपरली काम करता है ये सिस्टम, राइट। और इसके अलावा कोई भी इंसान का ऑप्टिकल सेंसर एक्शन जो है उसको सप्रेस करने के लिए ये काम करता है। इसके अलावा डिसोरिएंट, कंफ्यूज, ब्लाइंड कर सकता है पर्सन को टेम्पररी बेसिस पर, राइट। और ये चीजें पोर्टेबल है, शोल्डर पे ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया मिलिट्री उपयोग के पर्पस के लिए ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी यूनिक प्रोडक्ट है जो कि पहली बार हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए डेवलप किया गया है। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट और आइडियाज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। काफी अच्छा टॉपिक। गाइस, बताया जा रहा है कि विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस का स्पीड ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया है इंडियन रेलवेज ने, कंप्लीट हो गया है और सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। देखो इस प्रकार की अब कोच दिखाई देगी, आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया आपको कोच के अंदर का देखने को मिल रहा है, ट्रेन के अंदर का, ये पूरा का पूरा स्क्रीन है, यानी कि ये अभी तो पर्दे लगे हुए हैं, ये खुल जाएगी तो पूरे स्पेस पूरा दिखाई देगा। और इस प्रकार से देखो आप विंडो की तरफ जो है वो सीट्स का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये सीट जो है वो पूरी विंडो की साइड रोटेट हो जाएगी, 180 डिग्री तक ये सीट जो है वो रोटेट हो सकती है, राइट। और इस प्रकार के कोच को तैयार किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है इंटरनल कोच फैक्ट्री के द्वारा। और इंटरनल कोच फैक्ट्री जो है जो मैन्युफैक्चर कर रही है इस प्रकार के रेल कोचेस को, ये तमिलनाडु में लोकेटेड, तमिलनाडु चेन्नई पेरम्बूर में ये लोकेटेड हम लोग को नजर आ रही है। विस्टाडोम टूरिस्ट कोच है, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हम लोग पैसेंजर्स को प्रोवाइड कराएं, तो उसको लेकर ये कोचेस तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं। और इसका स्पीड ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका ट्रायल कंडक्ट हुआ है, काफी बड़ी बात है, राइट, क्योंकि फास्ट ट्रेन है ये हम लोग को देखने को। और वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट एक्सपीरियंस जो है ये प्रोवाइड कराएगी, या ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी टूरिस्ट को, सॉरी। और इसमें रूफ टॉप भी है, रूफ टॉप भी हम लोग को देखने को रहा है, जैसे आप देख सकते हैं छोटा छोटा रूफ टॉप आपको दिखाई दे रहा है। काफी शानदार ट्रेन है ये, वाईफाई भी लगा होगा इस ट्रेन के अंदर। तो ये कुछ बेसिक सा फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस के बारे में, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। गाइस, रेलवे नेशनल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं रेलवे के थ्रू। तो रेल लिंक हम लोग को देखने को मिल रही है। एक प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज का उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट, तो इसको कंप्लीट होना बाकी है। बाकी और भी पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू जो है वो अभी किया जा रहा है। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो कश्मीर क्षेत्र में प्रोवाइड कराएं, और रेस्ट ऑफ द जो हमारी कंट्री है वहां से कश्मीर को जोड़ें। और ये वाला जो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक जो हमें देखने को मिलता है, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज का। यहाँ पर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की जा रही है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी होती है? जो अभी नॉर्मली रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ना वो ब्रॉड गेज वाले होते हैं। पहले नैरो गेज हम लोग को रेलवे ट्रैक्स देखने को मिलते थे, ब्रॉड गेज ही हर जगह नजर आते हैं। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है हिमालय के थ्रू, और कनेक्ट किया जा रहा है कश्मीर क्षेत्र को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। ये इसका उद्देश्य है, मेन एम हम लोग को इसका देखने को मिलता है। ऑल वेदर कंफर्टेबल कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो हमारी ओवरऑल जो कश्मीर क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के लिए भी है, और हमारी पूरी ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि मूवमेंट जो है वो आसान हो जाता है अगर रेलवेज वगैरह का रूट हो प्रॉपर हर जगह के लिए। इसके अलावा आज की डेट में बारामुल्ला बनीहाल जो कश्मीर वैली में हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर ट्रेन चलती हैं, और जम्मू उधमपुर कटरा के बीच में ट्रेन चलती हैं। कटरा से कुछ याद आया? कटरा लोग क्यों जाते हैं? आपको पता होगा शायद कि कटरा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं तो वहां पर कटरा पे रुकते हैं, फिर वैष्णो देवी माता की यात्रा जो है वो शुरू होती है। शायद पता होगा आप लोगों को। गाइस, कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन हो गया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली उद्घाटन किया है इसका। 450 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्डअप किया गया है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गेल का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए तुरंत, किसको पता है देखते हैं।
ये 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, एक दिन में 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ट्रांसपोर्ट करेगी गैस को। और नेचुरल गैस ये लेकर जाएगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो रीगैसिफिकेशन उसका टर्मिनल जो कोची में है वहां से लेकर मैंगलुरु तक ये गैस लेकर जाएगी। और काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज था इस पाइपलाइन को यहाँ पर फिक्स करना, यानी कि इतनी लंबी पाइपलाइन को जो है वो बनाना, 450 किलोमीटर की पाइपलाइन, राइट। क्योंकि यहाँ पर काफी सारी वाटर बॉडीज थी, यानी कि काफी सारी पानी यानी कि रिवर वगैरह हमें देखने को मिली थी, लेक्स वगैरह देखने को मिली थी, जिसके नीचे से जो है वो इस पाइपलाइन को गुजरना था। तो वो बहुत चैलेंजिंग हो रहा था इंजीनियर्स के लिए। तो उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक का उपयोग किया जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। ये इसके बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज, और ये मेथड कैसा होता है तो देखो इस प्रकार का, पाइपलाइन जो है ना वो ऐसी बिछाई जाती है जैसे कि यहाँ पर जैसे अभी गाड़ियां खड़ी है, इसकी जगह आप मान लो कि कोई लेक है या कोई रिवर हम लोग को देखने को मिल रही है, तो रिवर बेड के नीचे से जो है वो ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। तो हॉरिजॉन्टल तरीके से और एक डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में इनको करना है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में भी। और पाइपलाइन जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली अफोर्डेबल फ्यूल सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराएगी यहाँ पर, यानी कि ये जो मैंगलुरु में रहने वाले जो लोग हैं उन तक ये नेचुरल गैस मिल जाएगी। उनको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में नेचुरल गैस का उपयोग होगा, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में नेचुरल गैस का उपयोग होगा। तो ये काफी शानदार पाइपलाइन हमें देखने को मिल रही है। और इसमें स्पेशली दो चीज, एक तो ये पाइपलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अभी रिसेंटली बिछाई गई है 450 किलोमीटर की, और दूसरी चीज आपको ये वाली मेथड के बारे में यहाँ पर स्पेशली पता होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड गाइस शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए गाइस तो आप पेड पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जहां पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, हैंड आउट नोट्स आपको दिए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है रिवीजन पर्पस के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। तो इतना सब कुछ, इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की। और एक ऑफर भी है जिसको आप देख सकते हैं, ये वाले ऑफर को अवेल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये देखो पूरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसके यानी कि वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा। इस पेमेंट कोड का उपयोग आप कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, ये क्यूआर कोड का। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे हालांकि पूरी डिटेल्स दे रखी है, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है या यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करनी है तो पूरी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हो पेड पैकेज से रिलेटेड, या फिर अगर आप फेसबुक पर नहीं हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। देखिए इस नंबर पर कॉल मत करना, नंबर है 9713282838, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।